हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की ओर से जारी किया गया मॉडल क्वेश्चन सेट क्लास 10 के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश का प्रैक्टिस करने वाले हैं। और इसमें देखिएगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 40 क्वेश्चंस हैं। 40 क्वेश्चंस के आज हम लोग सॉल्यूशंस देखेंगे, वो भी माने समझ के साथ। ठीक है, उसमें आप लोगों को मैं थोड़ा थोड़ा हिंट भी दूंगा जिससे कि आप लोगों को वो आंसर जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाए, ताकि इससे मिलता जुलता यदि क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों को एग्जामिनेशन में तो भी आप उसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके, सो कम टू द क्वेश्चन आंसर सेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, हम लोगों को रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5, 1 से 5 तक के लिए हमें ये पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा, इससे पहले भी मैंने 10 क्लास का मॉडल क्वेश्चन सेट पार्ट 1 का मैंने वीडियो बनाया था, जिसमें कि मैंने सिर्फ रीडिंग सेक्शन को ही कवर किया था, जिसमें ये पैराग्राफ जो प्रेजेंट में अभी दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन में, और इसके बाद फिर हम लोगों का जो दूसरा पैराग्राफ है ये वाला नालंदा वाला, इसका भी ये दोनों का ही मैंने सिर्फ कवर किया है रीडिंग सेक्शन में, जिसमें कि मैंने इन पैसेज को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, समझाया है, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर को हमने सॉल्व किया है। ठीक है, तो आज हम लोग इस सेशन में जो है इस पैराग्राफ को आप लोगों को देखना है तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। सिर्फ हम लोग इसे पढ़ के पार हो जाएंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। ओके, Hafiz Contractor was born in 1950. He did his graduate diploma in architecture from Mumbai in 1975 and completed his graduation from Columbia University, New York, USA on a Tata scholarship. Hafiz Contractor commenced his career with T. Kharegat as an apprentice architect, and in 1977 he became the associate partner in the same firm. Between 1977 and 1980, Hafiz was a visiting faculty at the Academy of Architecture, Mumbai. His practice had modest beginnings in 1982 with a staff of 2. Today, the firm has over 350 employees, including senior associates, architects, interior designers, draftsmen, a civil engineering team, and architectural support staff. तो ये है हम लोगों का पैसेज। इसका डिस्क्रिप्शन आप लोगों को देखना होगा तो आप लोग उस वीडियो को प्लीज़ देख लीजिएगा, जिसमें पैराग्राफ को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। तो कम टू द क्वेश्चन नंबर 1, द पैसेज इज अबाउट। ये पैसेज किससे संबंधित है? जाहिर सी बात है हाफिज कॉन्ट्रैक्टर से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर। Question number 2. What happened between 1977 and 1980? Right answer is Hafiz often visited Academy of Architecture, Mumbai. This is the right answer. Question number 3. Hafiz did his graduation from, यानी हाफिज ने अपना ग्रेजुएशन कहाँ से किया? ठीक है, दैट इज कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क से हाफिज ने जो है अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 4. Who are among the 350 employees of Hafiz firm from the गिवन ऑप्शन? ठीक है, ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें हाफिज के फर्म में, उसके संस्थान में 350 एम्प्लॉयज़ काम करते थे, तो उनमें कौन कौन से लोग शामिल थे? तो देखिएगा, इंटीरियर डिज़ाइनर्स भी थे, ड्राफ्ट्समैन भी थे, आर्किटेक्ट्स भी थे। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज सिनोनिम ऑफ स्टार्टेड? स्टार्टेड का सिनोनिम पूछ रहा है। सिनोनिम मीन्स समानार्थी शब्द, तो समानार्थी शब्द है कमेंस्ड। ठीक है, फर्म माने संस्थान होता है, कंप्लीटेड माने पूरा करना, तो कमेंस्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये सेकंड पैराग्राफ एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग इसको भी। The ancient Nalanda was a center of learning from the 5th century CE to 12th century CE. Located in present-day Rajgir, Bihar, India, Nalanda was one of the oldest universities of the world, and UNESCO declared the ruins of Nalanda Mahavira a World Heritage Site. The new Nalanda University is envisaged as a center of inter-civilization dialogue. अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6. चूज अ सुइटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। ये जो आपने पैसेज पढ़ा इसका एक अच्छा सा टाइटल दीजिए, बोलता है दैट इज लर्निंग सेंटर, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो शीर्षक तो एक ही रहेगा, ऑल ऑफ द एबव नहीं होगा, तो हम लोग इसे नालंदा यूनिवर्सिटी हेडिंग टाइटल देते हैं, क्योंकि इसी के विषय में पूरा चैप्टर, पूरा जो पैराग्राफ है वो इसी के विषय में है। क्वेश्चन नंबर 7. एंशियंट नालंदा वॉज नोन फॉर। ठीक है, प्राचीन नालंदा जो है वो जाना जाता था, किस लिए जाना जाता था? एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए, मेडिसिन के लिए, या रूलर्स के लिए? राइट आंसर इज फॉर एजुकेशन।
एजुकेशन के लिए एंशियंट नालंदा फेमस था। क्वेश्चन नंबर 8, न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, ठीक है, नए नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो महत्वपूर्ण है, क्यों है? क्योंकि it is imagined as a center of inter-civilization dialogue, it is considered as a center of inter-civilization dialogue, or it is designed as a center of inter-civilization dialogue, it is studied as a center of inter-civilization dialogue। तो देखिएगा इंटर-सिविलाइजेशन डायलॉग सभी में मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ इमेजिन्ड है, यहाँ कंसिडर्ड है, यहाँ डिज़ाइंड है और यहाँ स्टडीड है, तो इसी का डिफरेंस है। तो पैराग्राफ में जो दिया गया है इनविसेज्ड एज अ सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशन डायलॉग, इसका मतलब होता है इनविसेज्ड, कहने का मतलब राइट आंसर इज इमेजिन्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप लोगों का सही है। इट इज इमेजिन्ड एज अ सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशन डायलॉग। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, सिनोनिम ऑफ डिक्लेयर्ड इज, सिनोनिम मीन्स होता है समानार्थी शब्द, तो डिक्लेयर्ड का समानार्थी शब्द पूछ रहा है, डिस्क्लेम्ड, क्लेम्ड, डिस्क्लोज्ड और अनाउंस्ड। राइट आंसर इज अनाउंस्ड। क्वेश्चन नंबर 10, राजगीर बिहार इंडिया इज फेमस फॉर, राजगीर जो है बिहार में है और बिहार जो इंडिया में है वो किस लिए फेमस है? फेमस फॉर वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, ruins ऑफ नालंदा महावीरा, इट्स हेरिटेज साइट, या ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। देखिएगा वो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी भी है और साथ ही साथ ruins ऑफ नालंदा महावीरा भी है और हेरिटेज साइट भी है, तो तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, इसलिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 से 5 के लिए देखिएगा एक लेटर का पोर्शन दिया गया है और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स हमें करना है, उसमें खाली स्थान छोड़ा गया है हमें फिलअप करने के लिए। तो किस विषय में लेटर है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। लेटर क्या बोल रहा है? एज्यूम योरसेल्फ एज सुमन सुनील, आपको बोल रहा है कि आप अपने आप को मानो आप सुमन हो या सुनील हो, ठीक है, सुमन फॉर गर्ल एंड सुनील फॉर बॉय। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड को एक चिट्ठी लिखनी है, और फ्रेंड कौन है आपका? लड़की है तो किरण, लड़का है तो करण, ठीक है। नाम यहाँ पर मेंशन किया गया, आप अपने से नाम नहीं दे सकते हो। मैंने क्लास में भी बताया था कि यदि आप लोगों को क्वेश्चन में नाम मेंशन किया हुआ रहता है तो देन यू हैव टू मेंशन द सेम नेम। कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम हर ऑन हर हिज सक्सेस, ठीक है, उसको उसके सक्सेस के लिए एग्जामिनेशन में जो उसने सक्सेस किया, सफलता पाई, उसके लिए उसे बधाई देना है, कॉन्ग्रेचुलेटिंग करना है। कंप्लीट द इनफॉर्मल लेटर बाय चूजिंग सुइटेबल गिवन ऑप्शंस, ठीक है। तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों को 11 से 15 क्वेश्चन के लिए, उन्हीं ऑप्शंस में से सेलेक्ट करते हुए आपको इसे फिलअप करना है। ओके, तो आइए हम लोग लेटर की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्लेस दिया हुआ है, डेट भी मेंशन किया हुआ है, उसके बाद देखिएगा हम लोग सैल्यूटेशन देते हैं, फ्रेंड को लिखना है, ठीक है। तो फ्रेंड तो जाहिर सी बात है किरण या करण होगा, तो डियर जो है हमारा नेक्स्ट पेज में देखिएगा ऑप्शंस, क्वेश्चन नंबर 11 का, डियर किरण करण, डियर किरण करण, डियर फ्रेंड, या नन ऑफ द एबव। तो जब नाम दिया गया है तो हम लोग किरण करण नाम ही देंगे। और डिफरेंस यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट ए और बी में आप लोगों को डाउट हो रहा होगा, दोनों में डियर डियर है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है, क्योंकि इसमें डी कैपिटल है डियर, तो हम लोग शुरुआत करते हैं कैपिटल लेटर से, तो डियर किरण करण इज राइट आंसर। ओके, अगेन यहाँ पर हो गया किरण करण। अगेन आई सॉ योर नेम डैश द फर्स्ट डिविजनर्स, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है कि यहाँ पर जो है उसने आपने जो है उसका नाम देखा, कहाँ देखा? द फर्स्ट डिविजनर्स, राइट आंसर इज अपॉन, बिटवीन, अमोंग और ओवर, ठीक है। तो अमोंग, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में वो सक्सेस किया है, इसलिए वो अमोंग इज द राइट आंसर, ठीक है। और बिटवीन, यानी बिटवीन हम लोग यूज़ करते हैं दो जन के बीच में, तो जाहिर सी बात है एग्जामिनेशन में दो जन तो बैठेंगे नहीं, पूरा क्लास एग्जाम दिया था, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, इसलिए अमोंग राइट आंसर। ओके, I saw your name among the first divisioners. My joy knew no bounds, so please accept my heartiest congratulations on your grand success. ठीक है, राइट आंसर इज सक्सेस। ये देखिए SUCCESS, ठीक है, स्पेलिंग में कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखिएगा सक्सेस, सक्सेसफुल वगैरह यूज़ किया गया है, लेकिन राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए ही है हमारा, जिसमें कि बताया गया है स्पेलिंग का डिफरेंस है SUCCESS, सक्सेस, ठीक है। ओके, अगेन लेबर नेवर गोज इन वेन,
फिर बोल रहे हो मेहनत जो है वो बेकार नहीं जाती है, यू वर्कड हार्ड, ठीक है, आपने कठिन परिश्रम किया, एज वी सो शैल वी रीप, ठीक है, जैसा आप लोग बोते हैं वैसा ही हम लोग माने फसल उपजाते भी, ठीक है। एक कहावत है, जैसे बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए, अंगूर कहाँ से पाए, कुछ भी ऐड कर सकते हैं कि जैसा आप मैंने बोओगे वैसा ही पाओगे। अब धान की फसल लगाओगे तो जाहिर सी बात है उसमें गेहूँ नहीं होगा। तो एज वी सो शैल वी रीप, 14 में क्या होगा, राइट आंसर इज रीप, ठीक है। ओके, ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। रिप, रिप, रिप स्पेलिंग का डिफरेंस है देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट होगा, REAP, रीप। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है फिर, 14 यहाँ हो गया। एम प्राउड ऑफ यू, माई पेरेंट्स कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, मेरे जो पेरेंट्स हैं वे भी तुम्हारी सक्सेस पर तुम्हें बधाई दिए हैं। प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स टू योर पेरेंट्स, ठीक है। अगेन डैश सुमन सुनील, सुमन सुनील ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पर जो एंडिंग देना है कि कैसे हम लोग एंडिंग करते हैं, जैसे हम लोग एप्लीकेशन लेटर्स वगैरह लिखते हैं, योर्स फेथफुली, योर्स ऑब्डिएंटली, इस प्रकार से यूज़ करते हैं। तो क्योंकि ये हम लोग फ्रेंड को लिख रहे हैं तो फ्रेंड इसलिए योर लविंगली, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए देखिए क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुइटेबल वर्ब फॉर्म, ठीक है। द गिवन ऑप्शंस फ्रॉम 16 से 17, यानी 16 और 17 के लिए हमें इसमें वर्ब फॉर्म को फिल करना है जो राइट आंसर है। तो बेबीज डैश व्हेन दे आर हंग्री, ठीक है, बच्चे माने रोते हैं जब वे भूखे होते हैं, व्हेन दे आर हंग्री मीन्स क्या, भूखा होना, ठीक। तो बेबीज के साथ जो है यहाँ पर मैच करेगा आप लोगों का क्राई, क्राइज, क्राइंग या क्राइड, राइट आंसर इज ए, ठीक है, क्राई, बच्चे रोते हैं जब वो भूखे होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 17, व्हाट टाइम डैश द ट्रेन लीव्स, लीव्स द ट्रेन, डस ट्रेन लीव, या फिर इज द ट्रेन लिविंग, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, डस द ट्रेन लीव, यहाँ पर डस। अगेन वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स, अब कैसा फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुइटेबल मॉडल, अब हमें यहाँ पर मॉडल फिलअप करना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन 18 to 20, ठीक है, 18 से 20 क्वेश्चन में हमें यहाँ पर अप्रोप्रिएट मॉडल को पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 18, सीमा एंड आकाश डैश डांस वेल, नीड, शैल, माइट, कैन, राइट आंसर इज कैन, राइट मॉडल कौन सा होगा, कैन। सीमा एंड आकाश कैन डांस वेल, ओके, सीमा और आकाश जो है वो अच्छे से डांस कर सकते हैं, सीमा एंड आकाश कैन डांस वेल। क्वेश्चन नंबर 19, डैश गॉड ब्लेस यू, तो देखिएगा गॉड ब्लेस यू जब इस प्रकार का वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, ये तो हम लोग मे का यूज़ करते हैं, ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मे, ओके। कैन, मस्ट, शुड गलत होगा, मे गॉड ब्लेस यू, क्योंकि ये हम लोग एक तरह से बोलिए तो एक आशीर्वाद टाइप का दे रहे हैं कि भगवान जो है आपका आपके ऊपर कृपा बनाए रखे, मे गॉड ब्लेस यू। क्वेश्चन नंबर 20, यू डैश पे द टैक्सेस, ठीक है, तो ये तो एक अनिवार्य ड्यूटी के रूप में आ जाता है कि टैक्स जो है हमें पे करना ही है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर मस्ट, नीड, कैन, कुड में राइट आंसर इज मस्ट, यू मस्ट पे द टैक्सेस, ओके। नाउ अगेन फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुइटेबल नॉन फाइनाइट वर्ब के साथ पुट करना है, ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन 21 to 23, तो इन क्वेश्चंस में हमें नॉन फाइनाइट भरना है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, सी इज टू वीक, राइट आंसर इज टू वॉकिंग, टू वॉक, वॉक और वॉकिंग, इन ऑप्शंस में कौन सा सही है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ओके, टू वॉक। और सी इज़ टू वीक टू वॉक, रिमूव टू यदि आपने पढ़ा होगा, उसका प्रैक्टिस किया होगा, तो ये सेंटेंस एकदम कॉमन है और कई बार एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सी इज़ टू वीक टू वॉक, और जब भी हम लोग टू का यूज़ करते हैं तो फिर उसके बाद जो हमारा वर्ब होता है वो अपने मूल रूप में होता है, ठीक है, इसीलिए टू के बाद वॉक, सी इज़ टू वीक टू वॉक। 21 का ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। 22, dash job is not easy, get, gets, getting, to gets, right answer is option number C, getting। 23 क्वेश्चन नंबर, डैश इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये तो बड़ा कॉमन है, आपने कई बार देखा होगा, और क्वेश्चन बैंक यदि आप लोग यूज़ करते हैं तो ये क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है, तो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ऑप्शन नंबर डी। अगेन वी हैव ए पैसेज, फिर से देखिए अब हमारे लिए और एक पैसेज आ गया,
और ये हमारा जो है लिटरेचर सेक्शन से है, टेक्स्ट बुक का पैसेज है। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. This is the passage. ठीक है, तो ये पैसेज जो है आप लोग देखिएगा, यदि आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा होगा, दैट इज़ रिलेटेड टू नेल्सन मंडेला। उनके ओथ टेकिंग सेरेमनी जो चल रही थी, अपार्थाइड के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त किया था, तो ये नेल्सन मंडेला जी का चैप्टर है और उन्हीं के द्वारा ये मैंने बातें जो इस पैसेज में हम लोग पढ़े वो कही गई हैं। इस पैसेज का मैं एक समरी बता दे रहा हूँ कि वो सबसे पहले तो बता रहे हैं कि आज हमें जो ये अधिकार प्राप्त हुआ, हमें अपनी ही मिट्टी पर हम लोग जो है पूरा देश का नेतृत्व कर रहे हैं, इस प्रकार से वो बोलते हैं। और साथ ही साथ वो धन्यवाद भी देते हैं। किसको धन्यवाद देते हैं? जितने भी डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स आए थे, वहाँ बहुत सारे 140 से भी ज़्यादा देशों के गेस्ट्स जो हैं वहाँ पर पहुँचे थे, तो उनके सम्मान को वो बोलते हैं हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, और ये जो जीत हुई उसके विषय में वो बताते हैं कि ये कॉमन विक्ट्री थी, सबकी जीत थी। कैसे, किसकी जीत थी? जस्टिस की, पीस की, ह्यूमन डिग्निटी की। ठीक है, यानी जस्टिस मीन्स होता है न्याय, पीस मीन्स शांति, ह्यूमन डिग्निटी यानी मानवीय सम्मान की। इससे पहले क्या होता था, साउथ अफ्रीका की धरती पर मैंने बहुत काले गोरों का भेदभाव किया जाता था, रंगभेद नीति वहाँ पर चलाई जाती थी, अपार्थाइड पॉलिसी। तो लेकिन जब ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए तो फिर उसमें नेल्सन मंडेला की पार्टी जो है विजयी घोषित हुई और ये मिली जुली सरकार बनी जिसमें गोरे काले किसी का कोई भेदभाव नहीं था। तो यही वो पैसेज नेल्सन मंडेला, ठीक है, क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है ये पैसेज, आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यान से। अब आइए हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, हु इज़ नरेटिंग द एबव लाइन्स। ये जो लाइन हमने पढ़ा, ये जो पैसेज पढ़ा, ये कौन कह रहे हैं? तो जाहिर सी बात है नेल्सन मंडेला जी का चैप्टर है तो वही कहेंगे, नेल्सन मंडेला जी के द्वारा ये लाइन कही गई। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, इट इज़ अ विक्ट्री फॉर ह्यूमन डिग्निटी। ये हमने लास्ट में देखा, ह्यूमन डिग्निटी की बात की गई है। ठीक है, तो ह्यूमन डिग्निटी, व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है? इट इज़ ऑफ इक्वालिटी, इट इज़ ऑफ लिबर्टी। ठीक है, ये समानता का है, आज़ादी का है, सेल्फ रेस्पेक्ट का है। तो राइट आंसर इज ये तीनों का ही है, यानी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये सभी की बातें इसमें की गई हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट डज डिस्टिंग्विश्ड मीन इन द पैसेज। इस पैसेज में जो डिस्टिंग्विश्ड वर्ड यूज़ किया गया, ये डिस्टिंग्विश्ड वर्ड ये किसके लिए आया है? सबसे पहले तो देखिएगा इंटरनेशनल गेस्ट्स को बोल रहा है, तो डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स। ठीक है, यानी ये सम्मानजनक, सम्मान सूचक शब्द है डिस्टिंग्विश्ड, तो यहाँ सम्मान सूचक शब्द हमें खोजना है। इनवाइटेड, रेस्पेक्टेड, विक्ट्री, ओवरवेल्म, तो इसमें सम्मान सूचक शब्द देखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा रेस्पेक्टेड, ये हमारा सम्मान सूचक शब्द है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रेस्पेक्टेड। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हु वेर द ऑनर्ड गेस्ट्स। ठीक है, ये जो सम्मानीय अतिथि आए थे ये कौन थे? आउटलॉस थे, पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका के लोग थे, या वर्ल्ड लीडर्स, या नन ऑफ द एबव। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड लीडर्स थे ये। ठीक है, क्योंकि हमने बताया, पहले भी बताया कि इसमें जो है इस ओथ टेकिंग सेरेमनी में यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में जो ये फंक्शन चल रहा था, वहाँ पर 140 से भी ज़्यादा देशों के बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े अधिकारी वहाँ पर उपस्थित थे, तो इसीलिए वर्ल्ड लीडर्स। ठीक है, ये ऑनर्ड गेस्ट्स थे, सम्मानीय अतिथि। अगेन चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इसके लिए राइट आंसर्स, और यहाँ से देखिएगा आप लोगों का लिटरेचर पोर्शन शुरू होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, वाई वॉज द यंग सीगुल अफ्रेड टू फ्लाई। यंग सीगुल जो है वो फ्लाई करने से क्यों डर रहा था? बिकॉज ही हैड शॉर्ट विंग्स, उसके छोटे पंख थे। बिकॉज ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, या फिर वो ऐसा सोचता था कि उसके पंख जो है उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, या फिर बिकॉज ही सॉ द वास्ट सी बीनीथ हिम, या फिर वो अपने लेज से देखता था कि उसके नीचे जो है वो विशाल समुद्र पड़ा हुआ है, या बोथ बी एंड सी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B and C. Okay, because he saw vast sea beneath him,
वो गिर जाएगा ऐसा सोचता था, ठीक है। यानी मोस्ट अप्रोप्रिएट आप देखिएगा तो बी ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, बिकॉज ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। वो ऐसा सोचता था कि उसके पंख जो हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। ठीक है, ए लेटर टू गॉड चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो उसमें लेंचो जो है वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के बारे में क्या सोचता है, ठीक है, कि डिसऑनेस्ट पीपुल हैं, हेल्पफुल हैं, फ्रेंडली हैं, अनग्रेटफुल हैं। सो द राइट आंसर इज़ वो उन्हें डिसऑनेस्ट समझता है, बेईमान समझता है, ठीक है, वो ईमानदार नहीं है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसने 100 पीसोस का डिमांड किया था और उसे जो है मैंने पूरी रकम नहीं मिली, तो उसे ऐसा लग रहा था कि बाकी जो 70 पीसोस ही मिले थे, तो बाकी जो 30 पीसोस थे उसे लग रहा था कि ये पोस्ट ऑफिस वालों ने चोरी कर लिया ऐसा करके, तो उन्हें बेईमान समझ रहा था। क्वेश्चन नंबर 30, हु वॉज एंस बेस्ट फ्रेंड। एंस का बेस्ट फ्रेंड कौन था। मिस्टर किसिंग, ये तो नहीं होंगे, उनके टीचर थे। किटी, उनकी डायरी, बोथ ए एंड बी, ये भी नहीं होगा। नन ऑफ द एबव, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। किटी जो है एन फ्रैंक ने अपनी डायरी को नाम दिया था, क्योंकि एन फ्रैंक का कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं था। सो उसने क्या किया, डायरी लिखने का सोचा और उसने अपने डायरी को ही बेस्ट फ्रेंड मान लिया और उसने उस डायरी का नाम रख दिया किटी। ओके। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द गिवन पोएम इज रिटन बाय पोएट रॉबर्ट फ्रोस्ट। पूछ रहा है कि रॉबर्ट फ्रोस्ट जी के द्वारा कौन सी कविता लिखी गई है। एनिमल्स, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, फायर एंड आइस एंड अमंडा। तो जो आप लोगों को टेक्स्ट बुक है उसमें रॉबर्ट फ्रोस्ट की आप लोगों को देखिएगा 2 कविताएं पढ़नी है, फायर एंड आइस एंड डस्ट ऑफ स्नो। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, फायर एंड आइस। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए देखिए हमें फिर एक पैसेज आया। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो, यहाँ नीचे जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है इसको पढ़िए, बोलता है एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, 32 से 35 और उन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। क्वेश्चन इज, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा ये जो है आप लोगों को पैसेज दिया गया है, टाइगर इन द जू से रिलेटेड है, ये पोइट्री का पैसेज दिया गया है और उसी के पढ़ना है। और देखिएगा यहाँ पैसेज में क्या बोल रहा है कि टाइगर के विषय में बोल रहा है, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। ये जो टाइगर है वो शेडो में, यानी बड़ी बड़ी जो झाड़ियाँ हैं, जंगल में जो झाड़ियाँ होती है वहाँ पर वो माने फिसल रहा है, धीरे धीरे छुप छुप के जा रहा है, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल। ठीक है, पानी का कोई स्रोत है जहाँ से पानी बह रहा है, और वहीं क्या होता है, वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ से जो मोटी, प्लम्प मीन्स होता है मोटा ताजा, जहाँ से मोटी मोटी जो हिरन लोग हैं, डियर लोग, ये लोग गुजरती हैं, पानी पीने के लिए आती हैं। तो ये है हमारा पैराग्राफ। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आइए अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, हु हैज़ रिटन दीज लाइन्स। ठीक है, तो ये पंक्तियाँ किनके द्वारा लिखी गई हैं, तो टाइगर इन द जू के जो लेखक हैं दैट इज़ लेस्ली नॉरिस। रॉबर्ट फ्रोस्ट भी नहीं है, वाल्ट विटमैन भी नहीं है, कार्ल सैंडबर्ग भी नहीं है। कार्ल सैंडबर्ग फॉग लिखा गया है, रॉबर्ट फ्रोस्ट का तो हमने देखा, फायर एंड आइस उनके द्वारा लिखा गया है। तो ये जो टाइगर इन द जू है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लेस्ली नॉरिस। क्वेश्चन नंबर 33, हु इज़ ही इन दिस लाइन्स। इस लाइन में जो ही वर्ड आया है ये वाला, ये किसके लिए आया है। ठीक है, तो ही जो है वो आपका लियोपार्ड है, हिना है, या फिर बियर है, या फिर टाइगर है। तो राइट आंसर इज टाइगर लर्किंग करता है तो वो टाइगर के लिए आया है। ठीक है, क्योंकि टाइगर के ऊपर ही ये पोइट्री बेस्ड है। राइट आंसर इज टाइगर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट डज प्लम्प मीन। प्लम्प मतलब क्या होता है, मैंने पहले ही बताया, फैट। फैट इज द राइट आंसर, यानी मोटा, थिन, स्मॉल ये नहीं होगा, पतला दुबला छोटा नहीं होगा, फैट। प्लम्प मीन्स फैट, हिरन लोग मोटी ताजी रहती है वैसा ही। क्वेश्चन नंबर 35, वेयर शुड ही बी अकॉर्डिंग टू दिस एक्सट्रैक्ट। ये जो हमने एक्सट्रैक्ट पढ़ा इसके अनुसार वो ही, यानी वो टाइगर कहाँ है अभी। ठीक है, जू में है, जंगल में है, पार्क में है, या नन ऑफ द एबव। तो जो यहाँ पर हमें सिनेरियो यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है वो सिनेरियो कहाँ का है, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, डियर, हिरन वो पानी के पास से गुजर रही हैं, तो ये ओपन स्पेस का है, जंगल का है। ठीक है, क्योंकि वहाँ लॉन्ग ग्रास बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है जू में या पार्क में हमें इस प्रकार का सिनेरियो देखने को नहीं मिलता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जंगल। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चंस फ्रॉम 36 टू 40। अब 4 क्वेश्चन बचे हैं, इसके लिए हमें फिर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, उन्हीं में से हमें सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट मेड द थीफ कम बैक टू अनिल।
ठीक है, किस वजह से जो चोर था वो अनिल के पास वापस लौट आया? तो अनिल की ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी के लिए, हिज गिल्ट फीलिंग, उसने गिल्ट महसूस किया, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द एबव। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। वो अनिल्स ऑनेस्टी, अनिल की ईमानदारी से भी वो प्रभावित था, क्योंकि उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई भाव वो देखने नहीं पाया, और वो मतलब उसे मज़ा नहीं आ रहा था कि उसका सोचने का मतलब क्या था। वो ऐसा सोचता था कि चोरी करो तो मैंने अगला को पता चलना चाहिए, लेकिन ये अनिल को देखा उसने, उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे, और साथ ही साथ उसने गिल्टी भी महसूस किया कि उसने ऐसे आदमी को चोरी किया जिस पर कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, बोलता है ऐसा करके, क्योंकि उसने उसके विश्वास को खोया था। अनिल जो है उसे विश्वास करके काम पर रखा था और उसने उसके विश्वास को तोड़ा था, तो इसलिए वो गिल्टी भी फील कर रहा था। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, दोनों सही है। अनिल्स ऑनेस्टी भी सही है, ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, मिसेस पंफ्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज एलिमेंट। एलिमेंट मीन्स होता है बीमारी, ठीक है, बीमार होना। तो मिसेस पंफ्री जो है वो जिम्मेदार थी ट्रिकी की बीमारी के लिए, क्योंकि क्यों बीमार के लिए जिम्मेदार थी? ऑप्शन नंबर ए, सी ओवरहेड फेड हिम, वो उसे अत्यधिक भोजन कराती थी। सी ट्रीटेड हिम बैडली, वो उससे बुरा बर्ताव करती थी। या शी डिड नॉट गिव हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइजेस, ठीक है, तो वो उसे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाती थी। तो राइट आंसर इज बोथ ए एंड सी, जो है ये ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि मिसेस पंफ्री उसे अत्यधिक खाना भी खिलाती थी और एक्सरसाइज नहीं करवाती थी। ये दोनों सही है, इसलिए बोथ ए एंड सी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, हु इज मिसेस पंफ्री? अब आपको पूछ रहा है कि मिसेस पंफ्री कौन थी, तो जाहिर सी बात है यहाँ जो वर्ड आया है हमारा ट्रिकी, ये जो डॉगी का नाम है, ठीक है, तो इस ट्रिकी के लिए ये वर्ड आया है। तो मिसेस पंफ्री कौन थी? ऑनर ऑफ द डॉग, ठीक है, तो ये डॉग का नाम ही ट्रिकी था, तो वो मालकिन थी उस डॉग की। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। वेटनरी सर्जन तो नहीं था, ठीक है, क्योंकि वो तो इलाज कर रहा था, तो मैडम का कुत्ता था, सर्जन का तो नहीं था, गार्डनर का भी नहीं था, और नन ऑफ द दीज, ठीक है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑनर ऑफ द डॉग, Mrs. Pumphrey, owner of the dog. Option A is correct. Question number 39. What work did the thief do for Anil? वो जो thief था, चोर था, वो अनिल के लिए क्या काम करता था? The thief used to make tea for Anil. हाँ, ये काम करता था। The thief used to go to market. मार्केट भी जाता था, ये भी सही है। Both A and B. तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, वो दोनों काम करता था, चाय भी बनाता था और मार्केट भी जाता था। ओके, right answer is option number C, both A and B. Now the last question, question number 40. Who does I refer to in the thief story? thief story में I किसके लिए आया है? अनिल के लिए, रस्किन बॉन्ड के लिए, हरी सिंह के लिए, या नन ऑफ द एबव? तो द राइट आंसर इज किसके लिए आया है? द थिफ स्टोरी में आई जो है वो हरी सिंह के लिए आया है, क्योंकि जो चोर था उसने अपना नाम क्या बताया था? हरी सिंह बताया था, और आई जो था वही यहाँ नरेटर भी है, जो कहानी को कह रहा है, कथावाचक जो है वो हमारा हरी सिंह ही है। तो आई रेफर टू हरी सिंह इन द थीफ स्टोरी। तो दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ द above mentioned 40 क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10। तो ये थे आपके क्लास 10 के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मॉडल सेट 1 के सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10, जो कि जारी किए गए थे आपका झारखंड बोर्ड से रिलेटेड, जैक बोर्ड, झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, वहाँ से जारी किया गया ये मॉडल सेट। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अभी भी आप लोगों को यदि डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि मैंने कैसे आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से समझाया जा सके, और किस प्रकार के और भी जो पर्टिकुलर टॉपिक पर यदि कोई आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में उसे ज़रूर बताइएगा। सो लर्नर्स, आई होप ये सेशन इंटरेस्टिंग रहा। For the next video or set 2, okay, for the set 2 please stay connected with our channel Advish Pawan, and please like, share, subscribe our channel. Thank you.